नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 के हो सकते हैं। इन प्रश्नों के स्तर को देख आप भी भली भांति समझेंगे कि छोटे वर्ग के इन प्रश्नों में कितना दम है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सके और हम आप मिलकर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर सके और सक्षमता परीक्षा में सफल हो सके। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 3500 से 4000 वर्ष पूर्व सिंधु सरस्वती नदियों के मैदान में एक नई संस्कृति का विकास हुआ, उसे कहते हैं ए हड़प्पा संस्कृति, बी वैदिक संस्कृति, सी यूनानी संस्कृति और डी चीनी संस्कृति। तो देखिए, सिंधु सरस्वती नदियों के तट पर जो है सो हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था और उसके पतन के बाद किस संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ? वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब वैदिक काल के बारे में भी थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। इसी समय वेदों की रचना हुई। वेद में कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही वेद है। वेद 4 है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद इस सभ्यता का उदय हुआ, जो अभी मैंने आपको बताया। इस सभ्यता के जानकारी के स्रोतों वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। समझ गए बात वैदिक काल के बारे में? और जान लीजिए कि वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है ऋग वैदिक काल, इसी को हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो ये था वैदिक काल से संबंधित छोटा सा नॉलेज। तो आइए अब इसके आगे शुरुआत करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति को विकसित किया गया ए आर्यों द्वारा, बी द्रविड़ों द्वारा, सी तमिलों द्वारा और डी आदिमानव द्वारा। तो जान लीजिए कि वैदिक संस्कृति का जो विकास किया गया वो आर्यों के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आर्यों द्वारा। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, बुद्धिमान, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की भाषा है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों की भाषा संस्कृत। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। एक बात को समझ लीजिए कि गाहे बगाहे अगर आपको बहुत पुरानी कोई किताब मिलती होगी जो धर्म से जुड़ा हुआ होता होगा, तो वो सारी किताबें जो है वो संस्कृत में लिखी हुई मिलेंगी आपको। तो उस समय भी वेदों की जो रचना हुई थी तो उस समय संस्कृत भाषा में ही हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ए में दिया है अथर्ववेद, बी में दिया है सामवेद, सी में दिया है यजुर्वेद और डी में दिया है ऋग्वेद। तो देखिए विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे भारत देश का ग्रंथ है और वो है ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था क्योंकि ए पालतू पशुओं से परिचित थे, बी खेती करने में अधिक मेहनत लगता था, सी कृषि योग्य भूमि का अभाव था, डी जल का अभाव था। तो देखिए वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय यहाँ पूछ रहा है। व्यवसाय मतलब क्या? व्यापार। तो उनका जो व्यापार था वो पशुओं से रिलेटेड होता था, क्योंकि वो पशुओं को पालना सीख गए थे और पशुओं को पाल के काफी बृहद पैमाने पर वो व्यापार करते थे। पशुओं से तरह तरह के चीजों का उत्पादन करते थे और उसको फिर बाजार में खपत करते थे। तो उनका जो व्यवसाय का जो मूल स्रोत था वो पालतू पशुओं से परिचित होने के कारण पालतू पशुओं को पालकर ही उससे व्यवसाय किया करते थे। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पालतू पशुओं से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैदिक काल के कारीगर इनमें से लकड़ी का कौन सा सामान बनाते थे? ए रथ, बी घर, सी खिलौना, डी हथियार। तो जान लीजिए कि वैदिक काल के कारीगर लकड़ी से रथ बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? रथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए रथ। उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस्क या काला धातु कहते थे। तो ए लोहा, बी पत्थर, सी लकड़ी, डी हड्डी। तो जान लीजिए हड़प्पा संस्कृति के समय लोहे का नामो निशान नहीं था, नहीं जानते थे लोग, और उत्तर वैदिक काल में आकर के इस चीज से लोगों को परिचित हुए। तो इसलिए हम लोग उत्तर वैदिक काल को कृष्ण अयस्क या काला धातु कहते थे। वो कारण ये था, ऑप्शन नंबर ए लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया को कहा जाता था? ए ऑप्शन में गृहपति, बी में लक्ष्मीपति, सी में भूपति और डी में गणपति। हमें तो लगता है कि आज भी हम लोग इसी नाम से जानते हैं कि घर के जो मुखिया होते हैं वो गृहपति ही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए गृहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्त का अर्थ है? ए अच्छी तरह से बोले गए मंत्र, बी अच्छी तरह से सुने गए मंत्र, सी अच्छी तरह से पढ़े गए मंत्र और डी अच्छी तरह से लिखे गए मंत्र। तो जान लीजिए कि सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोले गए मंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए अच्छी तरह से बोले गए मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तर वैदिक काल की रचना नहीं है? पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। हमने बताया आपको कि वैदिक काल दो भागों में विभक्त है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है सो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि इनमें से कौन उत्तर वैदिक काल की रचना नहीं है? तो जान लीजिए कि अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों का रचना जो है उत्तर वैदिक काल में है, जबकि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पूर्व वैदिक काल में हुई है। इसलिए उत्तर वैदिक काल की रचना कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसवी सन प्रारंभ माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए और याद रखिएगा। ईसवी सन प्रारंभ माना जाता है? ए मौर्य काल से, बी वैदिक काल से, सी गुप्त काल से और डी नंबर ऑप्शन में है ईसा मसीह के जन्म के समय से। तो इसका राइट आंसर होगा ईसा मसीह के जन्म के समय से ही ईसवी सन प्रारंभ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या थी? ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17। तो देखिए प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या जो थी वह 16 थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजा के मरने के बाद उसके बड़े बेटे को राजा बनाने की प्रथा को कहते थे? ए वंशानुगत, बी परंपरागत, सी क्रमागत और डी गणतंत्र। तो जान लीजिए कि पिता की मृत्यु के पश्चात उसी का बेटा राजा बनेगा, ये वंशानुगत क्रम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वंशानुगत। महाजनपद काल में अंतिम राज्य की राजधानी थी? अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी कौन सा होगा? ए उज्जैन, बी चंपा, सी राजगृह और डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी कहां थी? उज्जैन। महाजनपद काल में मगध राज्य की राजधानी थी? ए में उज्जैन, बी में चंपा, सी में राजगृह और डी में वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह। मगध राज्य की राजधानी कहां थी? राजगृह।
राजगिरी थी। और इसके बारे में जान लीजिए कि मगध राज्य जो था वो जनपद का सबसे पहला जनपद था। मगध पहला जनपद था और वर्तमान में हम लोग मगध जनपद को दक्षिण बिहार के नाम से जानते हैं। इस बात को दिमाग में रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का प्रमुख राजा था। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी घनानंद और डी चाणक्य। तो मगध राज्य का प्रमुख राजा बिंबिसार था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ये हो गया बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम राजा था। अंतिम राजा, ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी घनानंद और डी चाणक्य। तो याद रखिएगा ऑप्शन में जैसे ही घन नंद देख लीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, क्योंकि नंद वंश का समाप्ति हो गया घन नंद पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में पहले लेन देन होता था। महाजनपद काल में पहले लेन देन होता था। ए वस्तु के बदले वस्तु से, बी वस्तु के बदले रुपए से, सी वस्तु के बदले सोना से, डी वस्तु के बदले चांदी से। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु के बदले वस्तु से। महाजनपद काल में लोग अपनी वस्तुओं को देते थे और जरूरत के अपने वस्तुओं को दूसरे से लेते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वस्तु के बदले वस्तु से, ऑप्शन नंबर ए। पहले सिक्के धातु के टुकड़ों के बनाए जाते थे। ए टुकड़ों पर ठप्पा लगाकर, बी टुकड़ों को गलाकर, सी टुकड़ों को मिलाकर, डी टुकड़ों को ढालकर। देखिए इसका राइट आंसर होगा टुकड़ों पर ठप्पा लगाकर। उस समय जो है वो धातु के टुकड़ों को कटिंग करके उस पर ठप्पा लगाकर उसी का चलन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टुकड़ों पर ठप्पा लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के प्रचलन से व्यापार हो गया। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार हो गया। ए सुगम, बी दुर्गम, सी कठिन और डी दुष्कर। तो देखिए जाहिर सी बात है कि मुद्रा आने से व्यापार काफी इजी हो जाता है, सुगम हो जाता है, आसानी से लोग व्यापार कर पाते हैं। ऐसे वस्तु के बदले वस्तु, तो हम कितना वस्तु लेके जाएंगे, ढोने का जरूरत। और मुद्रा हो जाने के बाद पॉकेट में मुद्रा रखिए, मार्केट में निकलिए, मुद्रा दीजिए, सामान लेके आ जाइए। तो क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए, सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा था। ए सिकंदर, बी पोरस, सी चंद्रगुप्त, डी चाणक्य। तो यूनान के मकदूनिया राज्य का राजा सिकंदर था। सिकंदर जो है, एक चीज जान लीजिए कि सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की अल्पायु में ही मकदूनिया का राजा बना। और सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। महाजनपद काल में किसानों को अपने उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। देखिए कितना हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। ए चौथा हिस्सा, बी पांचवा हिस्सा, सी छठवां हिस्सा और डी सातवां हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठवां हिस्सा। 6वां हिस्सा लोग देते थे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और एक बात मैं और बता दूं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में हम लोग ये जानते हैं कि उस समय शक्ति की उपासना हुई, देवी देवताओं का प्रादुर्भाव, उनकी पूजा हुई और अग्निदेव, जल देव, वायु देव, इनकी भी आराधना उपासना हुई। फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में इनकी उपासना के लिए मंत्र लिखे गए और लिखने के बाद यजुर्वेद के बाद सामवेद में उसी मंत्र को बढ़िया से गा करके सिस्टमेटिक वे में सजा करके गाया गया। और अथर्ववेद में तो उपचार संबंधी बातें आती हैं। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद 4 है और महाजनपद 16 है। और हिंदू धर्म का
पांचवा वेद अगर पूछा जाए प्रश्न में कि हिंदू धर्म का पांचवा वेद कौन सा है, तो आप महाभारत को टिक मारेंगे, क्योंकि महाभारत हिंदू धर्म का पांचवा वेद है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। इस बात को भी याद रखेंगे कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। और एक चीज और, भारत का नाम भरत के नाम से पड़ा, पुत्र भरत के नाम से ही भारत वर्ष नाम पड़ा। ये पुत्र किसके थे? तो महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष है। इसका जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। और एक चीज जान लीजिए कि हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने इंडिया नाम दे दिया। तो इंडिया नाम क्यों दे दिया, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि अंग्रेजों को पता लगा कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जब अंग्रेजों को पता लगा तो उन्होंने ये जाना कि इसे भी इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस इंडस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया शब्द के नाम से या इंडिया भी बोला गया, और लैटिन भाषा में जो इंडस है उस शब्द का अर्थ भारत होता है। तो इंडस से इंडिया बना और इंडिया का मतलब भारत होता है। लैटिन भाषा में इंडस शब्द का अर्थ भारत होता है। तो इस तरीके से हमारे देश का नाम अंग्रेजों के द्वारा इंडिया रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? इंडस वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इंडस वैली के नाम से ही अंग्रेजों ने लैटिन भाषा इंडस शब्द का प्रयोग करते हुए हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया, और लैटिन भाषा में इंडस शब्द का अर्थ भारत ही होता है। तो इस तरीके से आज आप सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित हुए होंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और एक से एक प्रश्नों के उत्तर को समझते रहिए और ज्ञान के भंडार को विकसित करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।